बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। पाकिस्तानी तालिबान का चीफ मुल्ला फजलुल्लाह अमरीकी ड्रोन हमले में हलाक। अफगानिस्तान के सरहदी इलाके में निशाना बनाया गया। पेशावर में अलर्ट। दुनिया के कई मुल्कों में ईद उल फित्र मनाई गई। आलम इस्लाम को शाह सलमान की मुबारकबाद। इसराइल नाजायज मुल्क है, बाकी नहीं रह सकता। ईद के मौके पर खामनाई का खिताब। यमन के हुदैदा में ईद के दिन भी खौफनाक लड़ाई। यूएई ने कहा हमला जरूरी है। काबिज ताकतों को पीछे धकेलने के लिए जान की बाजी लगा देंगे। अल-हुसी लीडर अब्दुल मलिक बदरुद्दीन का टेलीविजन पर खिताब। सिक्योरिटी काउंसिल की बंद कमरे में मीटिंग। हुदैदा ऑपरेशन रोकने के लिए स्वीडन की अपील रद्द कर दी गई। इंसानी सूरत हाल पर फिक्रमंदी का इजहार। मोहम्मद बिन सलमान की पुतिन से मुलाकात। तेल की पैदावार में कटौती पर बातचीत। अमेरिका ने चाइना के माल पर 25% टैरिफ लगा दिया। ट्रंप के हुक्म से दोनों मुल्कों के बीच तनाव। कश्मीर में जर्नलिस्ट शुजात बुखारी की तदफीन। कातिलों की तस्वीरें जारी। रशिया के खिलाफ 5 गोल से शिकस्त पर सऊदी फुटबॉल खिलाड़ियों से बास पुरस होगी। हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान को वाहिद टेस्ट में 1 इनिंग्स और 262 रन से हरा दिया। 2 दिन के अंदर ही फैसला। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। अफगानिस्तान की हुकूमत ने तस्दीक की है कि पाकिस्तानी तालिबान का लीडर मुल्ला फजलुल्लाह एक ड्रोन हमले में मारा गया। अफगानिस्तान की वजारत दिफा के अहदेदारों ने बताया कि सुबह कंट्र में अमरीकी फौज की कार्रवाई में मुल्ला फजलुल्लाह मारा गया। वजारत दिफा के तर्जुमान ने बताया कि यह हमला 13 जून को किया गया। अफगानिस्तान में अमरीकी फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन ओडोनल ने जुमेरात की रात एक बयान में कहा कि 13 और 14 जून की दरमियानी रात अमरीकी फौज ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सरहदी इलाके में दहशतगर्दी के खिलाफ एक ऑपरेशन किया। जुमे की सुबह अफगान ओहदेदारों ने इस हलाकत की तस्दीक की। बताया गया कि मुल्ला फजलुल्लाह का एक बेटा भी इसी साल मार्च में एक ड्रोन हमले में मारा गया। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ओहदेदारों के हवाले से बीबीसी उर्दू ने बताया कि 13 जून को मुल्ला फजलुल्लाह को कंटर सूबे के गांव में एक इफ्तार पार्टी में हिस्सा लेने के बाद हलाक किया गया। रात 10:45 पर जब वो अपनी गाड़ी में बैठ रहा था तो उस पर ड्रोन हमला किया गया। उसके साथ उसके 3 साथी भी मारे गए। इस हमले में जुमला 5 लोग हलाक हुए, जिनकी लाशें जल गईं। 13 जून की रात ही उन्हें दफन कर दिया गया। इस दौरान तालिबान ने मुल्ला फजलुल्लाह के मारे जाने की खबरों के बारे में कोई तबसरा अब तक नहीं किया है। मुल्ला फजलुल्लाह को कई साल पहले स्वात के मुल्ला रेडियो के नाम से जाना जाता था। मुल्ला फजलुल्लाह के दौर में स्वात की लड़की मलाला यूसुफजई पर हमला किया गया। उसी के दौर में पेशावर में बच्चों के स्कूल पर हमला किया गया था, जिससे पूरा पाकिस्तान और दुनिया हिल कर रह गए थे। वो अफगानिस्तान चला गया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के पंजे से हमेशा दूर रहा। इस दौरान पाकिस्तान के पेशावर शहर में मुल्ला फजलुल्लाह की हलाकत के बाद तनाव देखा जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पेशावर में चौकसी अख्तियार की। बात करते हैं मिडल ईस्ट के बहरानों की। यमन के हुदैदा में ईद के दिन भी लड़ाई जारी रही। सऊदी अरब और यूएई के इत्तेहाद ने कई जगह हमले किए। मकामी लोगों के हवाले से न्यूज एजेंसी रॉयटर ने बताया कि कई हवाई जहाज ईद की नमाज के दौरान भी कम बुलंदी पर उड़ते रहे। इस दौरान सऊदी अरब और यूएई की ताईद रखने वाली हादी की फौजें हुदैदा एयरपोर्ट के करीब पहुंच गई हैं। इस इत्तेहाद ने 3 साल से ज्यादा के अरसे में पहली मरतबा ऐसा सख्त हमला किया है। हुदैदा को यमन के लोगों के लिए लाइफ लाइन कहा जाता है। एयरपोर्ट के करीब जबरदस्त लड़ाई हो रही है और सिविलियन
सिविलियंस भाग रहे हैं। खबरों में कहा गया कि अमरीकी फौज इस ऑपरेशन में सऊदी इत्तेहाद को इंटेलिजेंस मदद दे रही है। दूसरी तरफ यूएई के एक ओहदेदार ने न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि अमरीका ने इस ऑपरेशन में फौजी मदद नहीं दी, लेकिन पेंटागन के तर्जुमान ने कहा कि अमरीका इस ऑपरेशन में फौजी तौर पर हिस्सा नहीं ले रहा है, लेकिन उन्होंने तस्दीक की कि इंटेलिजेंस सपोर्ट की जा रही है। इस दौरान हुदैदा एयरपोर्ट पर जबरदस्त लड़ाई के दरमियान यूएई के वज़ीर ख़ारजा अनवर क़रक़ाश ने कहा कि यमन जंग में तातुल तोड़ने के लिए यह हमला जरूरी है। अल-हुसियों के लीडर अब्दुल मलिक बदरुद्दीन अल-हुसी ने टेलीविजन पर पेश होते हुए सऊदी इत्तेहाद को सख्त वार्निंग दी। उन्होंने कहा कि यमन की फौजें काबिज ताकत को पीछे ढकेलने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगी। उन्होंने अल-मसीरा टेलीविजन पर पेश होते हुए कहा कि मगरबी साहिल काबिज ताकतों के लिए दलदल बन जाएगा। अंसारुल्लाह तहरीक के लीडर ने कहा कि यमनी जालिम ताकतों से मुकाबला करेंगे और उन इलाकों को दोबारा हासिल करेंगे जहां पर यूएई की क़यादत वाली फौजों ने बहुत बड़ी तादाद में आकर कब्जा किया है। अल-मसीरा टेलीविजन चैनल ने कहा कि अल-हुसियों ने 2 मिसाइल से हुदैदा के साहिल पर एक इत्तेहादी जहाज को निशाना बनाया। अल-हुसियों की फौज ने कहा है कि वो सऊदी इत्तेहाद के जहाज़ों को तबाह करने की सलाहियत रखती है। अल-हुसियों की फौजी कमान ने एक बयान में कहा कि उनकी नेवी अपने मुल्क की खुद मुख्तारी की हिफाजत को अपना कौमी और मजहबी फर्ज समझती है और उसे पूरा करेगी। इस दौरान डॉक्टर्स के हवाले से कहा गया कि हुदैदा की लड़ाई में काफी जानी नुकसान हो सकता है। सिक्योरिटी काउंसिल की एक हंगामी मीटिंग में फौजी ऑपरेशन रोकने के लिए स्वीडन की अपील रद्द कर दी गई। स्वीडन ने कहा था कि फौजी ऑपरेशन को रोका जाए और अल-हुसियों को बंदरगाह छोड़ने के लिए राजी करने के मकसद से बातचीत की जाए। सिक्योरिटी काउंसिल के अरकान ने इसके साथ साथ इंसानी सूरत हाल पर फिक्रमंदी का इजहार किया और कहा कि बंदरगाह खुली रहनी चाहिए। सिक्योरिटी काउंसिल के रुकन मुल्कों के बीच इस बारे में इत्तेफाक राय नहीं हो सका कि सऊदी अरब और यूएई को हुदैदा बंदरगाह पर फौजी कार्रवाई से रोकना चाहिए। इस मौके पर कहा गया कि हुदैदा में इत्तेहादी फौज की कार्रवाई की वजह से मकामी लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। इलाके में 20 लाख लोगों को भुखमरी का सामना है। सिक्योरिटी काउंसिल के सदर ने, जो रशिया के सफीर हैं, कहा कि बंद कमरे की मीटिंग में अरकान ने इंसानी सूरत हाल पर फिक्रमंदी का इजहार किया। नस्ल कुशी के खिलाफ काम करने वाली यूनाइटेड नेशंस की खुसूसी एडवाइजर डायना ने कहा कि हुदैदा पर हमले से सूखे का खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने एक बयान में कहा कि हुदैदा बंदरगाह इमदादी सामान पहुंचाने के हवाले से लाइफलाइन की हैसियत रखती है। इस हमले से ये लाइफलाइन कट सकती है, इंसानी जानें जा सकती हैं, सूखा पड़ सकता है, भुखमरी के हालात पैदा हो सकते हैं और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो सकता है। अल-हुसियों के ओहदेदारों ने कहा है कि यूएई की क़यादत में इस हमले के बावजूद हुदैदा बंदरगाह मामूल के मुताबिक काम कर रही है। सऊदी अरब, यूएई, ईरान और दुनिया के कई मुल्कों में जुमे को ईद उल फित्र मनाई गई। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में काबतुल्लाह और मस्जिद नबवी में मुसलमानों की बड़ी तादाद ने ईद की नमाज अदा की। इसके अलावा मलेशिया, इंडोनेशिया, फ्रांस और बेल्जियम में भी जुमे को ईद उल फित्र का पहला दिन था। हिंदुस्तान में केरला को छोड़कर तमाम दूसरे मकामात पर ईद उल फित्र हफ्ते से मनाई जाएगी। ऑस्ट्रेलिया में भी ईद हफ्ते को होगी। ईद के मौके पर कई मुल्कों में बड़ी छोटी मस्जिदों और ईदगाहों में ईद की नमाज अदा की गई और लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। हर मुल्क और हर शहर की तहजीब के मुताबिक ईद मिलने वालों की अपने अपने अंदाज में खातिर तवाज़ो की गई। दुबई में हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने मस्जिद ज़बील में ईद की नमाज पढ़ी। अबू धाबी में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन ज़ैद अल निहा ने शेख ज़ायद मस्जिद में ईद उल फित्र की नमाज अदा की। फिलिपाइन में भी जुमे को ईद मनाई गई। सऊदी अरब के शाह सलमान ने दुनिया भर के मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी। कनाडा और बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर्स ने भी ईद के मौके पर मुबारकबादी के पैगामात रवाना किए। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने कहा कि इसराइल बाकी नहीं रहेगा और आखिरकार वो अपनी नाजायज हैसियत के बोझ तले दबकर टूट जाएगा। खामनाई ने ईद उल फित्र के मौके पर मुस्लिम मुल्कों के सफीरों और ईरानी ओहदेदारों के साथ मुलाकात करते हुए ये बात कही। खामनाई ने कहा कि तारीख के तजुर्बे ये बताते हैं कि सिहयोनी रियासत एक नाजायज रियासत है और वो बाकी नहीं रह सकती। सुप्रीम लीडर ने कहा कि यह मुल्क कत्ले आम, दबाव, धमकियों और एक कौम को उसकी सरजमीन से बाहर करने के नतीजे में वजूद में आया है और इसी वजह से ये नाजायज और दुनिया के नक्शे से फलस्तीन को मिटाया नहीं जा सकता। एक ऐसा मुल्क जो झूठी बुनियादों पर बना है इंशाअल्लाह मुस्लिम कौमों की मदद से यकीनन तबाह होगा। खामनाई ने कहा कि खित्ते के बाज़ मुल्क इसराइल के साथ खुफिया ताल्लुकात कायम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमरीका में इसराइल का सफारतखाना तेल अवीव से यरूशलेम मुंतकिल करने से इसराइल की कोई मदद नहीं होगी। सुप्रीम लीडर ने कहा कि हर मजहब के फलस्तीनियों के बीच रेफरेंडम कराना चाहिए और उन्होंने कहा कि ऐसे कदम से एक फलस्तीनी हुकूमत कायम होनी चाहिए।
چاہیے. خامنہ ای نے کہا کہ فلسطینی مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں میں یہ ریفرینڈم کرانا چاہیے جس کے نتیجے میں ایک فلسطینی حکومت بنانی چاہیے. سپریم لیڈر نے کہا کہ اسرائیل خطے کے مسلم ملکوں میں اختلافات کی اصل وجہ ہے اور اسی مقصد کو نظر میں رکھتے ہوئے اسرائیل بنایا گیا تھا. اس سے پہلے خامنہ ای نے تہران میں عید کی نماز پڑھانے کے بعد عید کا خطبہ دیا اور کہا کہ امریکہ خطے میں اپنے پالیسیوں کے مقصد حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے. انہوں نے کہا کہ دشمن کی سازشوں کے باوجود دنیا بھر کے مسلمان اب مشترکہ مقصد حاصل کرنے کے لیے پہلے سے زیادہ متحد ہیں. خامنہ ای نے کہا کہ امریکہ نے مڈل ایسٹ میں اپنی بعض پالیسیوں پر عمل کے لیے کئی ٹریلین ڈالر بیکار کر دیے لیکن اسے کچھ حاصل نہیں ہو سکا جس کا اقرار خود امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا ہے. فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ رمضان کے مہینے میں 30 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں نے مسجد اقصی میں نماز ادا کی. دنیا بھر سے وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ ساتھ فٹ بال ورلڈ کپ اور کھیل کی دنیا کی دوسری خبریں دیکھیں گے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے. میں شجیع اللہ فراز. اس خبرنامے میں ہم آپ کی لاتے ہیں دنیا کے گوشے گوشے سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں. آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر. پاکستانی طالبان کا چیف ملا فضل اللہ امریکی ڈرون حملے میں ہلاک. افغانستان کے سرحدی علاقے میں نشانہ بنایا گیا. پشاور میں الرٹ. دنیا کے کئی ملکوں میں عید الفطر منائی گئی. عالم اسلام کو شاہ سلمان کی مبارکباد. اسرائیل ناجائز ملک ہے، باقی نہیں رہ سکتا. عید کے موقع پر خامنہ ای کا خطاب. یمن کے حدیدہ میں عید کے دن بھی خوفناک لڑائی. یو اے ای نے کہا حملہ ضروری ہے. قابض طاقتوں کو پیچھے دھکیلنے کے لیے جان کی بازی لگا دیں گے. الحوثی لیڈر عبد الملک بدر الدین کا ٹیلی ویژن پر خطاب. سیکیورٹی کونسل کی بند کمرے میں میٹنگ. حدیدہ آپریشن روکنے کے لیے سویڈن کی اپیل رد کر دی گئی. انسانی صورتحال پر فکر مندی کا اظہار. محمد بن سلمان کی پوٹین سے ملاقات. تیل کی پیداوار میں کٹوتی پر بات چیت. امریکہ نے چائنا کے مال پر 25% ٹیرف لگا دیا. ٹرمپ کے حکم سے دونوں ملکوں کے بیچ تناؤ. کشمیر میں جرنلسٹ شجاعت بخاری کی تدفین. قاتلوں کی تصویریں جاری. رشیا کے خلاف 5 گول سے شکست پر سعودی فٹ بال کھلاڑیوں سے باز پرس ہوگی. ہندوستان نے افغانستان کو واحد ٹیسٹ میں 1 اننگز اور 262 رن سے ہرا دیا. 2 دن کے اندر ہی فیصلہ. جاری رکھتے انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو. یونائیٹڈ نیشنز کے چیف اینٹونیو گوٹریز نے سیکیورٹی کونسل کو ایک رپورٹ بھیجی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جولائی 2017 کے بعد سے یمن کے الحوثیوں کی طرف سے سعودی عرب پر داغے گئے 5 میزائلز کے ملبے سے پتہ چلتا ہے کہ اس میزائلز کے پرزے ایران میں بنے تھے. لیکن یونائیٹڈ نیشنز کا ادارہ اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکا کہ کیا ان میزائلز کے پرزے یا ٹیکنالوجی کو ایران سے منتقل کیا گیا تھا اور کیا اس کے ذریعے یونائیٹڈ نیشنز کی پابندیوں کو توڑا گیا ہے. اینٹونیو گوٹریز نے 12 جون کو یہ رپورٹ جاری کی. نیوز ایجنسی رائٹر نے اس رپورٹ کو حاصل کرنے کا دعویٰ کیا. سعودی عرب لمبے عرصے سے ایسے الزامات لگاتا رہا ہے کہ ایران الحوثیوں کو ہتھیار دے رہا ہے. سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان اور رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین نے ماسکو میں ملاقات کی. اس موقع پر انہوں نے تیل کی پیداوار میں کٹوتی کے بارے میں غور کیا. رشین میڈیا میں کہا گیا کہ بن سلمان نے کرملن میں ولادیمیر پوٹین سے ملاقات کی. اس موقع پر دونوں لیڈرز نے رشیا اور سعودی عرب کے بیچ آپسی تعلقات کے بارے میں بات چیت کی. بن سلمان نے سعودی عرب اور رشیا کے بیچ فیفا ورلڈ کپ کا پہلا میچ دیکھا.
तुर्की में इलेक्शन से पहले तशद्दुद में 4 लोग हलाक हो गए। इस वाक़े से तनाव बढ़ गया है, जहां 24 जून को वोटिंग होने वाली है। तैयब एर्दोगान एक और मियाद के लिए सदर बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये झड़पें सरोज शहर में हुई, जहां कुर्दों की आबादी ज्यादा है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के माल पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। व्हाइट हाउस ने एक बयान में ये बात कही। बयान में ये भी कहा गया कि अगर चाइना जवाबी कार्रवाई करता है तो उसके खिलाफ मजीद टैरिफ लगाए जाएंगे। अमेरिका ने चाइना पर इंटेलेक्चुअल कॉपीराइट की चोरी का इल्जाम लगाया। ट्रंप ने कहा कि दोनों मुल्कों के बीच बिजनेस में सब कुछ ठीक और ईमानदारी से नहीं हो रहा है। ट्रंप के इस फैसले से दुनिया की 2 बड़ी मौशी ताकतों के दरमियान तनाव पैदा हो गया है। कश्मीर में मशहूर जर्नलिस्ट शुजात बुखारी की तदफीन अमल में आई, जिन्हें एक दिन पहले नामालूम मिलिटेंट्स ने गोली मारकर हलाक कर दिया था। श्रीनगर में किए गए इस हमले में उनके 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स भी हलाक हुए। बारामूला की ईदगाह मैदान पर बुखारी की नमाज जनाजा अदा की गई, जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया, जिनका ताल्लुक जिंदगी के अलग अलग शोबों से था। बुखारी के कत्ल की तमाम गोशों की तरफ से मजम्मत की जा रही है। खुद वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने इस कत्ल की मजम्मत की और इसे बुज़दिलाना कार्रवाई करार दिया। शुजात बुखारी अखबार राइजिंग कश्मीर के एडिटर थे। इसके अलावा वो मशहूर कौमी अखबार हिंदू के करस्पॉन्डेंट भी रह चुके। वो काफ़ी सरगर्म जर्नलिस्ट थे। हमले से कुछ घंटे पहले ही उन्होंने कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के बारे में यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के बारे में ट्वीट किया था। इस दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुजात बुखारी कत्ल केस के सिलसिले में मुलजिमीन की तस्वीरें जारी की हैं। एक तस्वीर में एक दाढ़ी वाले शख्स को देखा जा सकता है जो कुर्ता पहना हुआ है और टोपी पहना हुआ है। शुजात बुखारी पर गोलियां चलाने के बाद ये शख्स उनके करीब जाकर उन्हें देख रहा है। शुजात बुखारी को मोटरसाइकिल पर सवार 3 मिलिटेंट्स ने हलाक किया। बताया गया कि 52 साल शुजात बुखारी मिलिटेंट्स की हिट लिस्ट में थे। पुलिस ने अवाम से अपील की है कि वो CCTV फुटेज में दिखाए गए कातिलों की पहचान करने में मदद करें। जर्नलिस्ट और समाजी कारकुन गौरी लंकेश के कत्ल की तहकीकात करने वाली SIT ने तस्दीक की है कि परशुराम वाघमारे गौरी लंकेश का असल कातिल है। कर्नाटक पुलिस की SIT ने अब तक इस सिलसिले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। SIT के मुताबिक गौरी लंकेश के कत्ल का ताल्लुक गोविंद पंसारे और MN कलबर्गी के कत्ल से है और इन तीनों कत्ल में एक ही हथियार इस्तेमाल किया गया। इन वाकयात में एक हिंदू तंजीम का नाम सामने आया है। बीजेपी के एक लीडर ने कहा है कि वो उन 4 लोगों के कानूनी खर्च को बर्दाश्त करेगा जिन्हें पिछले दिनों झारखंड में 2 मुसलमानों को मार मार कर हलाक करने के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। निशिकांत दुबे ने कहा कि किसी भी गरीब आदमी को कानूनी मदद हासिल करने का हक हासिल है। ऐसे लोगों की मदद करना रियासत की जिम्मेदारी है। मैं इस इलाके का अवामी नुमाइंदा हूँ, इसीलिए मैंने उनकी मदद करने का फैसला किया है और उनकी दरख्वास्त कबूल कर ली है। कोई 100 लोगों के हुजूम ने 13 जून को भैंस चुराने के इल्जाम में 35 साल चिरागुद्दीन और 20 साल मुर्तजा अंसारी को मार मार कर हलाक कर दिया था। कुछ खबरें खेल और खिलाड़ियों से जुड़ी हुई। सऊदी अरब के खेल ओहदेदार ने कहा है कि सऊदी अरब की फुटबॉल टीम के बास खिलाड़ियों से रशिया के खिलाफ फीफा वर्ल्ड कप के पहले मैच में खराब मुजाहरे के लिए बासपुरस होगी। सऊदी अरेबियन फुटबॉल फेडरेशन के सदर आदिल बिन मोहम्मद इज्जत ने सरकारी टेलीविजन पर बताया कि गोलकीपर अब्दुल्ला अल मायूफ, डिफेंडर उमर हस्सावी और फॉरवर्ड उमर अल सहलवी को रशिया के खिलाफ 0-5 से हार के लिए जवाबदेह बनाया जाएगा। इस दौरान सऊदी अरब के वजीर खेल तुर्की अल शेख ने इस शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल की है और कहा है कि सऊदी फुटबॉलर्स की सलाहियतें महदूद हैं। उन्होंने कहा कि इस नतीजे से हमें शर्मिंदगी हुई है। हमारे खिलाड़ियों को पिछले 3 साल से बेहतरीन सहूलतें और इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया, लेकिन वो मैच में ट्रेनिंग का 5% मुजाहरा भी दिखाने में नाकाम रहे। जुमे को फीफा वर्ल्ड कप के 3 मैचेस खेले गए। ये मैचेस ईरान और मोरक्को, इजिप्ट और यूरुग्वे और स्पेन और पुर्तगाल के दरमियान हुए। क्रिकेट। हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान को वाहिद क्रिकेट टेस्ट मैच में 1 इनिंग्स और 262 रन से हरा दिया। यह नतीजा मैच के दूसरे ही दिन आ गया। अफगानिस्तान की टीम अपनी दूसरी इनिंग्स में 103 पर आउट हो गई। यह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी टेस्ट जीत है। हिंदुस्तान ने पहली मर्तबा 2 दिन के अंदर ही किसी टेस्ट मैच में कामयाबी हासिल की है। हिंदुस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 474 रन बनाए थे, जिसके बाद अफगानिस्तान की टीम ने पहली इनिंग्स में 109 रन बनाए और फिर फॉलो ऑन के बाद दूसरी इनिंग्स उसकी 103 पर सिमट गई। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर। पाकिस्तानी तालिबान का चीफ मुल्ला फजलुल्लाह अमरीकी ड्रोन हमले में हलाक। अफगानिस्तान के सरहदी इलाके में निशाना बनाया गया। पेशावर में अलर्ट। दुनिया के कई मुल्कों में ईद उल फित्र मनाई गई। आलम इस्लाम को शाह सलमान की मुबारकबाद।
اسرائیل ناجائز ملک ہے، باقی نہیں رہ سکتا، عید کے موقع پر خامنائی کا خطاب۔ یمن کے حدیدہ میں عید کے دن بھی خوفناک لڑائی، یو اے ای نے کہا حملہ ضروری ہے۔ قابض طاقتوں کو پیچھے دھکیلنے کے لیے جان کی بازی لگا دیں گے، الحوثی لیڈر عبد الملک بدر الدین کا ٹیلی ویژن پر خطاب۔ سیکیورٹی کونسل کی بند کمرے میں میٹنگ، حدیدہ آپریشن روکنے کے لیے سویڈن کی اپیل رد کر دی گئی، انسانی صورتحال پر فکر مندی کا اظہار۔ محمد بن سلمان کی پوٹین سے ملاقات، تیل کی پیداوار میں کٹوتی پر بات چیت۔ امریکہ نے چائنا کے مال پر 25% ٹیرف لگا دیا، ٹرمپ کے حکم سے دونوں ملکوں کے بیچ تناؤ۔ کشمیر میں جرنلسٹ شجاعت بخاری کی تدفین، قاتلوں کی تصویریں جاری۔ رشیا کے خلاف 5 گول سے شکست پر سعودی فٹ بال کھلاڑیوں سے باز پرس ہوگی۔ ہندوستان نے افغانستان کو واحد ٹیسٹ میں 1 اننگز اور 262 رن سے ہرا دیا، 2 دن کے اندر ہی فیصلہ۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں، اور آپ تمام کو عید الفطر کی پیشگی بہت بہت مبارک۔